के मसाइल इशू होते हैं। बीएमसी में अलग मसाइल हैं, फिर बीएमसी में अगर आप किसी विधानसभा में गए तो वहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल रहते हैं। जैसे अमरावती में अलग है, औरंगाबाद में अलग है, मालेगांव में, झुलिया में ऐसा है। मगर बुनियादी चीज़ ये है कि जनता के लिए जो बेसिक सिविक कम्युनिटीज़ का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं है। चाहे साफ पीने का पानी का मसला हो, सीवरेज लाइन हो, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हो, स्कूल्स की ज़रूरत है, अस्पताल अगर है तो वहाँ पर दवाएं डॉक्टर नहीं है या क्लिनिक्स नहीं है, और फिर जो फंड आता है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसा मोटा मोटा ये चीज़ें हैं, और इन्हीं मुद्दों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और आवाम के दरमियान में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ये जो अलग अलग गठबंधन हो रहे हैं और अलग अलग गठबंधन टूट रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेशन के लिए ठाकरे बंधु एक हुए, कुछ जगहों पर जो 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, पिंपरी चिंचवड़ में वो एक साथ नहीं लड़ रहे हैं, कई शहरों में, कई महानगर पालिकाओं में एक साथ नहीं लड़ रहे हैं। तो जो विचारों की लड़ाई के रूप में ये चलकर मिलकर क्या विचार है? सही नहीं, इनका सब धोखा दे रहे आवाम को, सत्ता के लिए धोखा दे रहे। आप झुलिया में देखिए, गोली चल गई वहां पे, तो सत्ता शेयर कर रहे महाराष्ट्र में, और उन्हीं का एक आदमी दूसरे अपने अलाई के ऊपर गोली चला दिया, तो उनकी उंगली काट दिया, और एक दूसरे पर एक कोई ये बोल रहा, कोई बोल रहा कि तू चोर है, तो बोल रहा कि तू बड़ा चोर है। तो ये लोग मजाक बना रहे ना जनता का। और जनता इस बात को देखे कि जब महाराष्ट्र में सत्ता में बैठना है तो सब एक हो जाते, और जब चुनाव आता आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो आइडियोलॉजी या कमिटमेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं रही। अब 2 एनसीपी है, टुडे क्यों फिर क्यों, तो ये मजाक, आप पब्लिक का मजाक उड़ा रहे हैं ना। तो इसलिए जनता इन चीज़ों को देख रही है, और इन चीज़ों का आज नहीं तो कल इनको खामियां तो भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि शरद पवार भी आगे चल के कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद एनडीए में जाएंगे? शरद पवार साहब का राज्यसभा टर्म कब तक है? मार्च, दूसरे मार्च। हाँ, उसके बाद उनके पास ताकत कहाँ है? उनकी अलायंस में इतने एमएलए कहाँ हैं? अगर वो जाते हैं तो कैसे जाएंगे? ये तो उनको पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए लोगों को। उत्तर देते मीडिया के सामने आ रहे हैं। नहीं, अगर वो दोबारा राज्यसभा जाएंगे पवार साहब, तो कैसे जाएंगे? नंबर चाहिए ना, मुझे पता चल जाएगा आपको। जब भी क्या बोलते तमाशा होगा। देखिए, किसी समय आपके ऊपर एक आरोप लगता था कि आप भाजपा की बी टीम है, लेकिन सीमांचल में आपने सिद्ध कर बताया, वहाँ पे 3 साल तक आप सीमांचल में और बिहार में आप लगे रहे, और आपने सीमांचल में 25 में से 5 सीटें काबिज की। तो महाराष्ट्र पर आपका ऐसा विशेष प्रेम थोड़ा सा कम हो गया, ऐसा लगता है? चुनावी सभा के समय भी आप आते हो? नहीं, मेरे बुजुर्ग जो है तो नांदेड़ से है। नांदेड़ तो अलग था, वो महाराष्ट्र का हिस्सा है। ऐसा कोई प्रेम में कमी नहीं आती, और हम जिससे प्रेम करते वो प्रेम में कमी नहीं करते, बल्कि प्रेम बढ़ते रहता। और आज भी वही हमारी मोहब्बत है, और इसी सरजमीन से जो लोग हमको चाहते हैं, जो लोग हमको वोट डालते हैं, वो ना सिर्फ वोट भी डालते हैं बल्कि हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, मगर वो बराबर एमआईएम के प्रचार में, एमआईएम की कामयाबी के लिए लगे हुए हैं, और इल्ज़ाम लगते रहता है। हमको उसकी कोई फिक्र नहीं है। अब ये बताइए कि बगैर लड़े अगर 69 कॉर्पोरेटर जीत जाते तो फिर कौन जिताएगा? बांग्लादेश नहीं जाएगी इंडियन टीम, ये अभी क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, पहलगाम का इतना बड़ा हमला हुआ, हमने पानी जो वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी थी उसको हमने अवेयरेंस में रख दिया, और हमने कहा कि हम पानी नहीं देंगे। ट्रीटी को हमने अवेयरेंस में रख दिया, मगर उसके बावजूद भी हम एशिया कप में खेले। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो एक बांग्लादेशी मोहतरमा भारत में है, उनको क्या बोलेंगे आप? भारतीय बोलेंगे। उनको भी भेजाइए, उनको रखने की क्या जरूरत। तीसरी बात यह है कि
बांग्लादेश में स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिसका मैं मेंबर हूं, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाता हूं, उसमें रिपोर्ट में लिखा गया, जो पार्लियामेंट में पेश की गई, उसको आप पढ़ सकते हैं। हमने कहा कि 1971 के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज वो बन रहा है, क्योंकि हम लोग 1100 किलोमीटर का लैंड का बॉर्डर है और पानी का भी बॉर्डर हम शेयर करते हैं उनसे, और वहां पर चीन एक एयर स्ट्रिप बना रहा है जो भारत के बॉर्डर के करीब है। वहां पर पाकिस्तान के ISI के लोग आ चुके हैं। तो इन चीजों को भी हमको गौर से देखना है। चौथी बात यह है कि हम टीम को नहीं ले जा रहे, फिर हम 120 करोड़ रुपए 2025 के बजट में बांग्लादेश को दिए नहीं दिए, ग्रांट एंड एड बोलते हैं। 1160 करोड़ 1160 मेगावाट का पावर हम बांग्लादेश को दे रहे हैं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने $8 बिलियन का LOC दिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है उनको। ये सब चीजें हैं। अब फिर आखिरी बात यह है कि साउथ एशिया में हमारा दोस्त कौन है, ये मोदी सरकार बताए देश को। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, 2 ही मुल्क हमारी फुल ताईद में करे, एक तो बदबख्ती है वो इजराइल, दूसरा तालिबान। तो ये बांग्लादेश की स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर जयशंकर साहब जाकर वहां के प्राइम मिनिस्टर की, एक्स प्राइम मिनिस्टर डेथ हुई तो जाकर पुरसा देकर आए, ताजियत किए। ये बात बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश में हालिया दिनों में एक हिंदू बांग्लादेशी को मारकर उनको जला दिया गया। ये सब चीजें हो रही हैं वहां पर, मगर हमको ये भी देखना है कि बांग्लादेश को हम स्टेबिलिटी को देखें, और हमारे लिए खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। सर मुझे बोलिए कि अपनी सहूलियत, राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ये सब कुछ होता है क्या? क्योंकि जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो उस वक्त तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने की बात की थी, लेकिन खेले ना, एशिया कप में खेले ना जाके, सिर्फ जगह बदल दी, खेले लेकिन नहीं खेले। ये क्या भाई कि खेल तो रहे ना भाई, खेलने से तो पैसे मिल रहे उनको, उनसे हम खेले तो टीवी राइट्स आते हैं। टीवी राइट्स कितने अच्छे खासे आते होंगे, जो भी आते हैं, मगर हम एक तरफ टीवी राइट्स की आप बात करेंगे और एक तरफ जो हमारे 19 लोगों को पहलगाम में उनका नाम पूछकर उनकी फैमिली के सामने उनके सर पर मिलिट्री स्टाइल में उनका एग्जीक्यूशन हुआ, तो सवाल ये पैदा होता फिर उन लोगों की जान की कीमत क्या लगाएंगे? जो टीवी राइट्स है उतनी है या उससे कम है या उससे बढ़ के है? तो हम लोग एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हो, यहाँ की एक्स पार्लियामेंट मेंबर नवनीत राणा ने एक मौलाना द्वारा 15 मुसलमानों द्वारा 15 बच्चे 19 बच्चे पैदा करने की बात पर जवाब दिया था कि हिंदुओं ने भी। मौलाना क्या बोले ऐसा मौलाना कुछ? हाँ, उसी के ऊपर में मौलाना कुछ बोले। वो पाकिस्तानी मौलाना ये बोले हैं कि हमें 19 बच्चे हुए हैं, मेरी 35 बच्चे तक पैदा कर लिए। उन्होंने पैदा करे ना, उसके ऊपर एक मिनट है, 19 पैदा करे तो इन्हों क्या बोले? इन्होंने बोले कि हिंदुओं ने भी 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अरे करो ना भाई, तुम भी करो, सब करो, कौन रोक रहा आपको? जाती राय क्या है? मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो, कौन बोल रहे? आपको कोई रोक टोक है क्या? एक बात समझिए, हमारे तेलंगाना में 2 दिन पहले एक बिल पास हुआ। हमारे पास जैसे महाराष्ट्र में कानून 2 बच्चे रहते तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते म्यूनिसिपैलिटी, हमने कानून पास के निकाल दिया उसको। और आज से 8 दिन 10 दिन पहले आप जाइए, मोहन भागवत चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे करो ना भाई, कौन रोक रहा है तुम्हारे को?
आप करिए, कोई तो उस पर तो रोक टोक नहीं है। और हमारा जो टीएफआर रेट बहुत गिर चुका है और सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है मुसलमानों का, मगर हिंदू धर्म के बराबर नहीं हो, वो हो जाएगा। कल तक ये बोला जाता था कि मुसलमान की इतने बच्चे पैदा कर रहा है कि पॉपुलेशन इनका ओवरटेक कर लेगा हिंदू धर्म के लोगों को, वो नहीं होगा। हिंदू धर्म का पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स बोलते कि 24 में ना तो 69-70 में वो स्टेबलाइज होगा, और मुस्लिम धर्म का पॉपुलेशन भी 21,012 में जो नंबर एग्जैक्टली है वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। जब स्टेबलाइज हो जाएगा, हमको सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है कि आज से 25-30 साल के बाद कम से कम 15% शायद 15% एजेड पॉपुलेशन होगा, और एजेड पॉपुलेशन होगा तो उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एजेड पॉपुलेशन होगा तो खर्चा बढ़ेगा, वो बीमार होते हैं, किसी के पास रहते हैं, तो इसकी तैयारी हम नहीं कर रहे भाई। जब अगर 130-33 करोड़ में 10-12% अगर एजेड पॉपुलेशन होगा तो आप बताइए कितना इकोनॉमिकली हमको। आज हमारा देश दुनिया में सबसे युवा देश कहलाया जाता है। हाँ, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है और 20-22 साल रहने वाला है, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलती है, और 20-22 साल रहने वाला है। और इस 20-22 साल में भारत को अगर सुपर पावर बनने का अच्छा चांस है, मगर हम क्या कर रहे हैं, उन नौजवानों को बजाय स्किल देते, नौकरी देते, उनको पढ़ाते, उनको सही राह पे दिखाते, हम बोल रहे बेटा तू गौरक्षक बन जा, बेटा तू मार उन लोगों को, तू क्रिसमस के सेलिब्रेशन में घुस जा, तू ये कर वो करे, इससे क्या होने वाला है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कि विश्व में किसी के पास नहीं है, सिर्फ भारत के पास है, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपने कल भिवंडी की सभा में मुसलमानों के इलिटरेट होने का, शोषित होने का इस आजाद हिंदुस्तान में अब तक